heading gravitational mass. It is related to gravitational pull on the body. Gravitational pull on the body and can be explained by Newton's law of gravitation. Next slide, ma'am. It is defined as the magnitude of gravitational pull experienced by the body in a gravitational field of unit intensity. हमने बोला it is explained by Newton's law of gravitation. तो F is equal to gmm upon r square. ये वाला जो मास है ये हमने यहीं पर छोड़ दिया. It is F r square upon gm which is equal to small m और इसके नीचे हम लोग लिख देंगे g. जस्ट आइडेंटिफिकेशन कि ये इनर्शियल मास है और ये ग्रेविटेशनल मास है. स्मॉल g इसलिए नहीं लिख रही कि पता चला थोड़ी देर में आप m और g ऐसे लिख रहे हो और अगली बार में वो m और g ऐसा हो गया तो आप गलती कर सकते हो. इसलिए मैं ये ग्रेविटेशन वाला मतलब इसका कोई डेजिग्नेशन जरूरी नहीं है कि कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना. दूसरा ये आर स्क्वायर ये जो gm अपॉन आर स्क्वायर है आर स्क्वायर नीचे मान लो इट इज gm अपॉन आर स्क्वायर. तो gm अपॉन आर स्क्वायर हम लोगों ने बोला था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड. फॉर्मूला बन गया कि ग्रेविटेशनल मास इज इक्वल टू force magnitude of gravitational force experienced by an object in a field of unit intensity. ये I की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1. तो ये वाला जो मास है दिस बिकम्स इक्वल टू कैपिटल F. ये F कौन सा फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स. ये वाला कौन सा फोर्स था एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. याद आता है वो उस वक्त लीनियर मोशन से रिलेटेड है. F इज इक्वल टू m. ये वाला फोर्स कौन सा फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स. तो दैट मास ग्रेविटेशनल मास इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पुल एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट इंटेंसिटी. अगर ये वैल्यू 1 होगी तो हम लोग इसको mg इज इक्वल टू F यूज कर लेंगे. अगर हम इन दोनों मासेस को कंपेयर करें कौन से दोनों मास इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास तो हमारा आंसर होगा कि भाई दोनों की यूनिट जो है वो सेम है. बोथ हैव सेम यूनिट. दोनों के दोनों मासेस जो है वो स्केलर क्वांटिटीज है. उसके बाद में दोनों चीजें दोनों मासेस डू नॉट डिपेंड ऑन shape and state of the body. खाली shape लिख लो shape of the body. फोर्थ पार्ट पहले समझ लो. ग्रेविटेशनल मास जो है mg it is affected by presence of other body. while जो inertial mass है it is unaffected by the
प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी। ये क्यों आया? F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। कितने एम है? 2 है। एक एम तो इस ऑब्जेक्ट का जिसको हम निकाल रहे हैं आंसर, और दूसरा एम कंपेयर करने के लिए होना चाहिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल है ये, एक ऑब्जेक्ट को दूसरा ऑब्जेक्ट अपनी तरफ खींचने का काम कर रहा है, तो 2 ऑब्जेक्ट चाहिए। तो जो भी आपका mg है, इट इज अफेक्टेड बाय द अदर बॉडी। लेकिन इनर्शियल मास जो है उसके अंदर सिर्फ एक ही एम यूज हो रहा है, उसके अंदर कोई दूसरे ऑब्जेक्ट से हमारा लेना देना नहीं है। तो हम लोगों ने बोला ग्रेविटेशनल मास इज इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडी व्हाइल इनर्शियल मास रिमेन्स अनइफेक्टेड। उसके बाद आपके एक एमसीक्यू का आंसर कि ये जो हमारा ग्रेविटेशनल मास है, इट इज बैलेंस, सॉरी, इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। जो वेट करने का सामान है उसको हम लोग बोल रहे हैं स्प्रिंग बैलेंस। और ये जो हमारा इनर्शियल मास है, इट इज बैलेंस, इट इज मेजर्ड बाय इनर्शियल बैलेंस। तो ये आपको 2 पॉइंट जो है mg और mi के बैलेंस के नाम, ये कंपलसरी लर्न करने। सैटेलाइट, आंसर लिखिए उसका। इट इज अ बॉडी which is revolving continuously in an orbit which is revolving continuously in an orbit around a comparatively larger body. नेक्स्ट लाइन में लिखिए नेचुरल सैटेलाइट, moon is the natural satellite of earth. Earth is a natural satellite for sun. जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के आसपास घूमते रहते हैं, तो दे आर कॉल्ड एज सैटेलाइट ऑफ द सन। जितने भी प्लैनेट्स हैं, ऑल द प्लैनेट्स आर सैटेलाइट्स ऑफ द सन। जुपिटर के पास 14 सैटेलाइट्स हैं। जुपिटर हैज 14 जैसे हमारे आसपास एक मून हम बोल रहे हैं, ऐसे जुपिटर के पास 14 है, और सैटर्न के पास 12। सैटर्न हैज 12 सैटेलाइट्स। अब नेक्स्ट लाइन में आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट में लिखिए in 1957 the first artificial satellite in 1957 the first artificial satellite is Sputnik 1, SPUTNIK, Sputnik रोमन नंबर में 1, Sputnik 1 was launched. नेक्स्ट लाइन में India's first artificial satellite India's first artificial satellite was Aryabhatta. Aryabhatta in 1975.
उसके बाद में बहुत सारी और इंडिया ने लॉन्च करी. सम अदर्स आर भास्कर, रोहिणी, एप्पल, वन ए, IAIB, सब अलग अलग है. उसके बाद इनसेट, INSAT, लास्ट में IRS, कैपिटल लेटर में IRS एटसेट्रा. चलिए, सैटेलाइट का मतलब which revolves around in a definite orbit is called as satellite. हमारे मतलब अर्थ के आसपास, हमारे आसपास अर्थ के आसपास मून जो है वो रिवॉल्व कर रहा है. तो मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. आर्टिफिशियल सैटेलाइट का मतलब मैनमेड, जो हमने भेजी है. हमारे पास ये सारे जीपीएस सिग्नल, आजकल अपन गूगल पे सारा सब कुछ मैपिंग वगैरह करते हैं. इट इज ऑल ड्यू टू सैटेलाइट. अपन लोग बहुत कॉमन है, आप नेविगेशन यूज करते हैं, जैसे ही अपन चालू करते हैं तुरंत हमारी गाड़ी वहां पे ब्लू कलर की नजर आने लगती है. जैसा जैसा अपन हिल रहे हैं वैसा वैसा वो एरो मार्क भी हिलता है. कैसे हिलता है? इट इज बाय सैटेलाइट. वहां से वो डायरेक्ट हमें कैच कर रहा है. यूं सोचो तो वो हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं इतने दूर से बैठ के. कई सारे एप्लीकेशन ऐसे हैं जो हमारी लोकेशन को ट्रैक करना मांगते हैं. अपन बोलते हैं कि अलाउ परमिशन टू गेट द लोकेशन, तभी वो ऐप ओपन होता है. लोकेशन ओपन करने का मतलब कि दे आर ट्रैकिंग, कि हम किस जगह पर प्रेजेंट है, वो लोकेशन हमारी तुरंत के तुरंत ट्रैक होगी. कई बार मनी ट्रांजेक्शन के लिए आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि जैसे ही अपन लोग बोलते हैं कि हमें मनी ट्रांजेक्शन करना है, अपन ने अपना पिन कोड वगैरह डाल दिया, जो भी अपने को पासवर्ड है वो सब डाल दिया, उसके बाद भी वो लोग बोलते हैं कि ओपन द लोकेशन, डिवाइस लोकेशन. अभी आप लोग पेमेंट गेटवे यूज नहीं कर रहे इसलिए पता नहीं चलता, मैं बता रही हूँ. वो डिवाइस लोकेशन चालू कराने का रीजन यही होता है कि अगर कहीं बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाए, छोटे मोटे तो रोज ही होता है, बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाए या कोई चीज पकड़ना हो तो फिर वो कैसे पता करेंगे? तो जो ट्रांजेक्शन हुआ उसकी लास्ट लोकेशन ट्रैक करी जाती है, तो मालूम पड़ जाता है कि हाँ भाई ये इस जगह पर प्रेजेंट था जब ये ट्रांजेक्शन अकर हुआ. अब कहाँ है वो मालूम नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो हम जानकारी दे ही सकते हैं. तो ये सब कुछ सैटेलाइट से होता है. पहली सैटेलाइट स्पुतनिक 1, इंडिया की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट, और ये सब कुछ अपन ने नाम लिखे. थोड़ा सा अपन सोचे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ लॉन्चिंग अ सैटेलाइट. अगर हमें सैटेलाइट को बाहर भेजना है तो क्या करना, सोचना पड़ेगा. ये हमारे पास अर्थ का सरफेस, जिसको हमने बोला कि भाई रेडियस इज आर. हम यहाँ सरफेस पर प्रेजेंट है, हम यहाँ पर नहीं, हम तो यहाँ पर है कहीं पर समवेयर. लेकिन हम जिस सैटेलाइट को भेज रहे हैं उसको हमने बोला कि यहाँ पे इट इज प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द अर्थ. सिंपल सा लॉजिक लगाइए कि आपने कोई एक ऑब्जेक्ट लिया, उस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंको, हमने सोचा चल बाहर जा, जोर से फेंका, क्या करेगा वो? एक हॉरिजॉन्टल सॉरी एक पैराबोलिक पाथ करता हुआ वो वापस से नीचे आ जाएगा. सिंपल सी बात है कि आपने एक बॉल लिया और आपने फेंकी, तो जाओ यहाँ से बाहर चले जाओ, बाहर थोड़ी चली जाएगी. आसमान के बिल्कुल बाहर निकल जाओ, कैसे निकलेगी? नहीं जाएगी. वो क्या करेंगे? एक पैराबोलिक पाथ करते हुए नीचे, वेलोसिटी और तेज करिए, क्या होगा? तो थोड़ी दूर जाके गिरेगी. वेलोसिटी और तेज करिए तो और दूर जाके गिरेगी. इतनी तेज करिए कि वो कहाँ चले जाए? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर. क्योंकि जब ग्रेविटेशनल फील्ड है तो वो उस ऑब्जेक्ट को वापस नीचे ला पा रहे. अगर इस ग्रेविटेशनल पुल को
हम छोड़ दें और उससे बाहर हम उस ऑब्जेक्ट को फेंकने में कामयाब हो जाए, तो फिर क्या होगा, वो इस पाथ को ही छोड़ देगा और वो यहाँ से बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद में उसको फील होगा कि नहीं यार, मेरे पास कुछ तो ग्रेविटेशनल पुल प्लैनेट के कारण आ रहा है। कौन सा प्लैनेट? अर्थ। तो वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे रोटेट करना चालू कर देगा। इस तरह से उसका रेवोल्यूशन जो है यहाँ पर चालू हो जाएगा। इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ठीक, तो उसे बाहर वाली ऑर्बिट में भेजने के लिए जो वेलोसिटी चाहिए, सिर्फ कौन सी बोली मैंने अभी, एक्चुअली हम दो तरह की पढ़ेंगे, मैं पहले क्लियर कर दूं। एक हम पढ़ेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी और एक हम पढ़ेंगे एस्केप वेलोसिटी। दो अलग अलग पढ़ना है हमें, एक है एस्केप, एक है ऑर्बिटल। अभी पहले बुक में ऑर्बिटल दे रखी है तो पहले वो पढ़ते हैं, उसके बाद एस्केप पे जाते हैं। पर समझा देते हो, एस्केप का मतलब कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया और उसे बस घुमाना चालू किया, चालू किया, चालू किया, इतना तेज, इतना तेज, इतना तेज कि जब हम उसको छोड़े तो वो हमारे ग्रेविटेशन को यहाँ से छोड़ता हुआ बाहर की तरफ निकल जाए। ये कहलाएगी एस्केप वेलोसिटी। यहाँ से उसको बाहर भेजने के लिए जो वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। यहाँ से तो आपने बाहर भेज दिया, लेकिन अब क्या करना है हमें, उसे एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में सेटअप करना है ना। ये क्यों जरूरी होता है? हमने भेजा तो भेजा, हमने भेज दिया, बात खत्म हो गई, चला गया वो हमारे यहाँ से बाहर। बेटा हम खुद एक सैटेलाइट भेज रहे हैं, अब आपके इमेजिनेशन में क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर कोई एक दो सैटेलाइट्स नहीं घूम रही, बहुत सारी सैटेलाइट्स अर्थ के आजू बाजू रिवॉल्व कर रही है। अब पता चला हमने जिस स्पीड से भेजा उस स्पीड से जाके वो ये वाली तो जाके टकरा गई। ओ क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई है ना। तो हमें ये भी देखना पड़ता है कि जिस वेलोसिटी से हम उसको भेजें वो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जाके अपनी जगह ऑक्यूपाई करे। ऐसा नहीं होता कि बस आपने भेज दिया तो भेज दिया, क्योंकि ये सब भी स्टेशनरी तो नहीं है, ये भी मूव कर रहे हैं। तो जितनी देर में आप यहाँ से यहाँ भेजोगे उतनी देर में ये यहाँ से यहाँ तक भी तो आ रहा है। ऐसा ना हो कि बोले जाके बोले वहां स्पेस में जाके सैटेलाइट्स का क्रैश होना चालू हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये थोड़ी सिंसियरिटी जो समझिए इस चीज को, ऐसा मजाक नहीं है कि हाँ भाई हमने ऑब्जेक्ट लिया और उसको बाहर भेज दिया। वी आर टॉकिंग अबाउट सैटेलाइट। तो 2-5 रुपए से या कोई खिलौना नहीं है ना। किसी ने मूवीज देखी हो तो पता होगा 500 करोड़ 1000 करोड़ ऐसी रुपए की बात होती है, और प्लस सबकी सालों की मेहनत उस पर लगी हुई होती है। तो ऐसे हम जाके किसी की सैटेलाइट डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, आपको बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, पूरे देश को बैन किया जाता है, अकेले एक पर्सन को नहीं कि भाई तो एक आदमी की गलती थी, आदमी की नहीं, देश की गलती होती है। तो हमें इसको यहाँ से बाहर भेज के एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के अंदर सेट करवाना है, जिससे ये एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर सेट करके मूव करना चालू कर दे। तो वो जो वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, सैटेलाइट को एक पर्टिकुलर जगह पर जाकर रोटेट करवाना, वहां पर चालू करना, उसे एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में प्लेस करना इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, और खाली उसको अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंक देना दैट इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। तो दो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेते हैं।